हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को कवर किया था और आज की जो ये वीडियो है उसी से आगे की एक श्रृंखला को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें कि ASLC यानी कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल की क्या इसमें भूमिका होती है। ASLC यानी कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, हर एक एप्लीकेशन का अपना एक सिक्योरिटी लाइफ साइकिल होता है जिसको पूरी तरीके से परिभाषित और प्री एजेंबल किया जाता है। जैसी कोई एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है उसमें एक एक पॉइंट यानी कि उसमें जो भी परिकल्पना है, जो भी उसकी वर्किंग हाइपोथेसिस है, उसकी सिक्योरिटी यानी कि एप्लीकेशन की सिक्योरिटी का लाइफ साइकिल वो किस तरीके से निर्धारित होगा, ये पूरी गणना किस तरीके से की जाती है और डिजिटल पेमेंट में ये अपनी क्या भूमिका निभाती है। क्योंकि डिजिटल पेमेंट ऐप जो एक बहुत विस्तृत और बहुत ही कह सकते हैं कि सेंसिटिव एक एप्लीकेशन है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट लिंक होते हैं। आप अपना मोबाइल खोलते हैं और सीधा पेमेंट लिंक पे जाते हैं। गूगल पे के थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, पेटीएम के थ्रू करते हैं और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट या अपना क्रेडिट कार्ड या कोई भी आपकी जो डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन्स की आईडी है उसे लिंक करते हैं और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में आप अपनी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। यानी कि रुपए का आदान प्रदान, खरीदारी कितनी सुगमता से हो जाती है इसी एप्लीकेशंस के, क्योंकि हैकर्स आपकी इसी एप्लीकेशंस पे अटैक कर सकते हैं, ग्राहकों की सेंसिटिव जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि कुछ आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर रखते हुए इस पैसे को, बड़े से एक पैसे के लेन देन को किसी गलत गतिविधियों में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस एप्लीकेशन का स्ट्रॉन्ग होना सिक्योरिटी मानकों से बहुत ज़रूरी है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो समय पे और सुचारू रूप से मिलते रहें। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ब्लैक बोर्ड पे। ऑनबोर्डिंग होने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो हम लोग जो पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे उसमें सबसे पहले हमने कुछ ये पॉइंट्स क्लियर करे थे लास्ट वीडियो में, मास्टर डायरेक्शन ऑन डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। आज जो हम क्लियर करने जा रहे हैं, ये पिछली वीडियो में हमने पॉइंट्स पूरे कवर अप कर लिए थे। आज जो पॉइंट हम क्लियर करेंगे उसमें है एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल यानी ASLC, जिसको हम आज क्लियर करेंगे। तो इसमें ASLC में यानी कि एप्लीकेशन साइकिल में सबसे पहले हम लोग इसके प्रारूप की चर्चा कर लेते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल यानी कि जो हम एप्लीकेशन पेमेंट जो हम करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, उसकी जो एप्लीकेशन जो बैंक्स बनाएंगे उसके लिए किस किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं, किस किस तरीके से उन्हें रिव्यू करना है, इसी की मेजर चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं कि जो REs है जो अपना एप्लीकेशन बनाएंगी उस एप्लीकेशन में मल्टी लेयर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट एप्लीकेशन डाटाबेस प्रेजेंटेशन को समाहित करेंगी यानी कि लागू करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी डिजिटल पेमेंट में आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे सीधा अपना अकाउंट नंबर डाला, बैंक का नाम डाला, FSC कोड और वो पेमेंट हो गई। मल्टी लेयर सर्विसेज में आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपको पहले अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, OTP आता है, उसके बाद आपकी इसमें जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी फ्रिस्किंग होती है वो की जाती है। जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आपने देखा होगा कि इसमें कई बार ऐसा होता है, अधिकतर अब ऐप में यही होता है कि आपको अकाउंट नंबर 2 बार डालना पड़ता है। यानी कि आप एक बार गलती जरूर टाइप में कर सकते हैं लेकिन दूसरी बार वो नहीं करेंगे और पहली बार में या इन दोनों में से किसी एक अकाउंट नंबर को हाइड कर दिया जाता है और उन दोनों में फिर मैच किया जाता है। तो इससे क्या है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम में एक आर्किटेक्चर ऐसा बन जाता है कि जिसमें गलती और मिस पेमेंट करने की गुंजाइश कम से कम रहे। और इसके साथ ही REs को इस तरीके की एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ता है जो कि अपने लाइफ साइकिल में पूरी तरीके से सुरक्षित हो, यानी कि आप पेमेंट जब करें तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित पेमेंट आप कर सकें उसमें। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है कि जो भी REs है वो जो डाटाबेस है, सबसे पहले तो वो आपका सुरक्षित होगा। जो आपका अकाउंट नंबर है, जिस तरीके की आपकी जो फीडिंग है उसमें जब हम एप्लीकेशन में डालते हैं वो सबसे पहले आपकी सिक्योर होंगी। आपकी जानकारी को प्राइमरी रूप से सिक्योर किया जाएगा जो कि आपका डाटाबेस है, क्योंकि उसी के बेस पे आगे की सारी आपकी कार्रवाई फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से कितना बैलेंस है और वो रियल टाइम
ट्रैकिंग होती है आपके अकाउंट से कि ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे पेमेंट कर रखी है, बैंक ने तो आपके अकाउंट में से पैसे माइनस कर दिए लेकिन उस एप्लीकेशन में अभी तक वो लेजर में माइनस नहीं हुए, तो इसका मतलब कि बैंक ओवर पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके की रियल टाइम पेमेंट मॉड्यूल के साथ काम होता है और जो डाटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर रखा जाता है। साथ ही यहाँ पे आरईज जो है वो एक मॉडर्न थ्रेट पॉलिसी के तहत भी काम करती है। मॉडर्न थ्रेट पॉलिसी यानी कि आने वाले समय में जो थ्रेट हो सकते हैं, जो जिस तरीके की हैकिंग होती है, जिस तरीके का डाटा बेस लीक होता है हमारा, उससे बचने के लिए, अपडेट रहने के लिए वो एक तरीके से कह सकते हैं कि थ्रेट मॉडलिंग दृष्टिकोण यानी कि थ्रेट मॉडलिंग अप्रोच को अपनाती हैं, जिससे कि कभी भी साइबर अटैक हो सकता है। 100% सिक्योर एप्लीकेशन हर समय रहनी चाहिए। अब कुछ एक कंपनीज ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी वेंडर होती हैं, जो बैंक के लिए काम करती हैं। वो पेमेंट ऐप भी हो सकते हैं, वो सर्विसेज आईटी बैक सपोर्ट सर्विस भी हो सकती है। तो अगर वो फेल होती हैं तो बैंक के पास एक एस्क्रो एप्लीकेशन या एस्क्रो आपका जिस तरीके से कोड होना चाहिए, जो उनके फेलियर की स्थिति में, अगर थर्ड पार्टी की कोई एप्लीकेशन है या आईटी सर्विसेज है, अगर वो डिफॉल्ट होती है, फेल होती है, तो उस स्थिति में बैंक के पास अपना एक सिक्योर मास्टर डाटाबेस होता है जो हमेशा कंटिन्यूली रन करेगा, रदर देन कि अगर कोई वेंडर या थर्ड पार्टी कंपनी या कोई ऐसा पर्सन जो उसको पूरा संचालित कर रहा है बैंक के बाहर होते हुए भी, या एनबीएफसी की जो भी पेमेंट आपका जो आरईज है, रेगुलेटरी एंटिटीज है, उनसे बाहर अगर वो है, उसका एम्प्लॉय ना भी हो थर्ड पार्टी ऐप में, तो भी वो निरंतर रूप से चलती रहे। मतलब उसके डिफॉल्ट करने से वो पूरा सिस्टम, पूरी एप्लीकेशन कोलैप्स ना हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इसमें कंट्रोल सिक्योरिटी करेंगे एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफस्टाइल में, उसमें आरईज क्या करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले तो आरईज का ये काम होगा कि जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है यानी वीए, वो एक्सेस करेंगी, साथ ही साथ वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी उस एप्लीकेशन की समय समय पे करती रहेंगी। अब यहाँ पे ये कैसे करेंगे, जो कि हमारा OWASP यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो OWASP उसमें समाहित होता है, उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि उस वेब की एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, फायरवॉल एक तरीके से कह सकते हैं, उसकी तरह इसमें सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जाते हैं। अब वो किस तरीके से उसमें रिव्यू होगा, वो टाइमली उसको रिव्यू करना पड़ेगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हर 6 महीने या साल में जरूर होना चाहिए। ये हर आरईज का एक मैंडेट प्रोसेस है। और साथ ही साथ जो इसमें MASVS यानी कि अगर उसमें मोबाइल एप्लीकेशन सेफ्टी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड की तहत भी ये काम होना जरूरी है। अब यहाँ पे ASVS यानी एप्लीकेशन सेफ्टी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड, इसको ध्यान में रखते हुए सारे के सारे ऐप जो एप्लीकेशंस हैं उसके थ्रू चलाए जाएंगे, जो कि NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी से निर्धारित किए गए हैं जो लक्ष्य। तो यहाँ पे ये आरईज को इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने स्टैंडर्ड को, वेरिफिकेशंस को उसी के अनुरूप रिव्यू करना होगा और उसी में आगे उसकी टेस्टिंग करती रहनी होगी कि वो एप्लीकेशन किसी भी थ्रेट या फिर किसी भी ऐसी वल्नरेबल एक्टिविटी के इम्पैक्ट में ना हो। साथ ही यहाँ पे जो आरईज हैं वो कम से कम, जैसे मैंने पहले बताया कि जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, VA जो है हमारा, वो 6 महीने में जरूर इसको एक बार टेस्ट करेंगी जो भी आरईज कंपनीज हैं। प्लस अगर कोई उसमें बदलाव किया जाता है एप्लीकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर किसी भी तरीके के कोई पॉइंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं तो वो भी उसमें VA यानी कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जरूर होना चाहिए। इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी शामिल है कि कल को कोई थ्रेट आता है तो वो एप्लीकेशन उसको किस तरीके से एक्सेस करेगी। साथ ही साथ जो भी आपके सर्टिफिकेशन है, अगर उसमें कोई एप्लीकेशन में एड ऑन किया गया है तो वो सर्टिफिकेशन भी उसी हिसाब से रिव्यू और रिन्यू किया जाना जरूरी है। और ये हर साल रिन्यू होता है, यानी कि आपने समझा कि 6 महीने में तो वो टेस्टिंग होगी, हर 6 महीने एक बार में वो टेस्टिंग करना जरूरी है। VA और PT के लिए जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, ये हर 6 महीने जरूर है, एक बार कम से कम। बैंक इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो आपका एनुअल रिन्यूअल है उसमें अगर कोई एप्लीकेशन डाटा उसमें एड ऑन किया गया है तो उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट रिन्यू होगा। अब यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेशन है, जो भी आप इसमें रिन्यू करा देंगे, जो भी आरईज हैं वो 1 साल बाद जब इसे रिन्यू कराएंगे तो इसमें जितने भी वल्नरेबिलिटी टेस्ट और जो PT के दौरान जो भी उसमें कमियां और खामियां आई हैं उसको
दूर किया गया है। अगर कोई ऐसी कमी आती है या कुछ ऐसा पॉइंट नोटिफाइड होता है तो उसको भी लिखा जाएगा और उसे दूर कर दिया गया है, ये भी उस सर्टिफिकेशन में पूरी तरीके से लिखित होना चाहिए। साथ ही थर्ड पार्टी अगर कोई ऐप में इंक्लूड है, एप्लीकेशन को हैंडल कर रही है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके वल्नरेबिलिटी सिचुएशन में, यानी कि उसके डिफॉल्ट होने की सिचुएशन में, उसके नाकामयाब होने की स्थिति में उसमें दंड का प्रावधान क्या होगा, ये भी उसमें पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन रिन्यू में ये लिखा होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे जो आरईज है वो अपने इस एप्लीकेशन के लिए जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है उसके लिए एक अलग से एक टूल लगा सकती हैं जो मास्टर डाटा को उनको रन करेगा, ताकि कोई डाटा लीक तो नहीं हो रहा, कहीं पे कोई इस तरीके की कोई कमी तो नहीं है। और साथ ही साथ वो ये रीचेक भी करेंगी कि अगर पहले जो हमने जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया या जो पेनिट्रेशन टेस्ट किया है उसके क्या रिजल्ट है और अभी के क्या रिजल्ट है। यानी कि आप हर महीने, हर छठे महीने जब आप रिव्यू करेंगे इस एप्लीकेशन को, जो आरईज हैं, जो बैंक एनबीएफसीज हैं या जो पेमेंट गेटवे हैं, वो जब भी इसे रिव्यू करेंगे तो पिछली जो रिपोर्ट्स हैं उनके रेफरेंस के थ्रू भी करेंगे कि पहले क्या कमी आई थी, अभी वो कमी दोबारा आ रही है या उससे अलग कोई थ्रेट आ रही है। तो ये पूरा रिव्यू करना भी सर्टिफिकेशन के दौरान जरूरी है। अब यहाँ पे जो भी हमारे पेनिट्रेशन टेस्ट और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, या तो वो मास्टर कंप्यूटर पे बैठ के, जिसमें वो मास्टर एप्लीकेशन रन हो रहा है उस कंप्यूटर पे बैठ के करेंगे, या फिर वो एक्सटर्नल सिस्टम के थ्रू टेस्ट करेंगे। ये भी यहाँ पे देखिए कितनी बारीकी से यहाँ पे बताया गया है कि वो टेस्टिंग किस तरीके से होगी। वो इंटरनल कंप्यूटर पे बैठ के भी करेंगे, जो इन हाउस है वो भी चेक करा जाएगा, प्लस साथ ही साथ आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसके थ्रू भी उस पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू और चेक किया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि वो जो सर्विसेज, जो प्रोडक्शन, जिस तरीके से पेमेंट हो रही है, वो इस बात को भी सर्टिफाइड करेंगे कि यस, वो जो भी प्रोडक्शन की जो पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट आ रही है या जा रही है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। यहाँ पे हर एक चीज को पूरी बारीकी से समझाया गया है। साथ ही ये भी आरईज की पूरी जिम्मेवारी होगी कि वो जब वो एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, रन करेंगे, तो उसमें कोई भी ऐसा मतलब कह सकते हैं कि ना तो कोई मलवेयर आना चाहिए, इसमें कोई भी मलिशियस एप्लीकेशन या किसी भी तरीके से अनऑथराइज एक्सेस नहीं होनी चाहिए उस एप्लीकेशन में, ताकि ना तो डाटा ब्रीच हो और ना ही वो जानकारी या कोई रॉन्ग मिस फायर पेमेंट हो। इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये सिक्योर पेमेंट गेटवे देना आरईज की जिम्मेदारी है। जो भी पेमेंट गेटवे है, अगर उसमें कहीं पर भी, कहीं से भी पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हुई या किसी वायरस के थ्रू या किसी आईटी का जो है उसके फेलियर की वजह से अगर पेमेंट आपके अकाउंट से निकली, तो ये पूरा खामियाजा आरईज के ऊपर ही है, क्योंकि वो एप्लीकेशन, वो डाटाबेस आपका वही हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आरईज को भी इसी तरीके से परिभाषित किया गया है कि जो वो डिजिटल एप्लीकेशंस बनाएंगे पेमेंट के थ्रू करने के लिए, वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। सेफ एंड सिक्योर जैसे पहले मैंने बताया था कि OWASP के थ्रू, यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के थ्रू वो पूरी तरीके से सेफ होना चाहिए, ताकि जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग PT या VA यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करे तो उसमें कोई खामी ना हो। इसके अलावा MASVS यानी मोबाइल एप्लीकेशन सेफ्टी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड में भी वो पूरी तरीके से पास होना चाहिए। OSASP और साथ में ASVS यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के तहत एप्लीकेशन सेफ्टी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड उसमें होने चाहिए, जैसा कि ISO यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 12812 या आपके जो भी स्टैंडर्ड इसमें है, जो कि NIST ने यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने निर्धारित करे हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी देखने वाला है कि जो ब्लूटूथ या LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, LTE मतलब LTE सिक्योरिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन जिसपे आपका इंटरनेट मोबाइल पे रन करता है, और वॉल्ट यानी कि वॉइस ओवर LTV, तो ये 4G या उससे ऊपर के जितने भी हैं उसी पे ही रन करे। और आपने देखा होगा कि कोई पुराना फ़ोन जिसमें 3G सर्विसेज हैं उस पर आज के कुछ बैंक्स और पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो मॉडर्नाइज LTE और जो हमारे ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हैं उसी के तहत वो नीचे के जितने भी इससे पहले के 3G या 2G वाले इंटरनेट सर्विसेज हैं उस पर वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ISO 12812 के तहत जो भी स्टैंडर्ड हैं उसी के तहत ये सारे आरईज OWASP, MASVS और OWASP यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के तहत सारी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे।
ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स आरीज करेंगे। साथ ही जो भी आप उसमें कॉरस्पॉन्डिंग अपने क्लाइंट से करेंगे उसमें ना तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होगी, और अगर होगी भी तो पूरी तरीके से मास्क्ड होगी, यानी कि उसमें पूरा अकाउंट नंबर नहीं शो होगा। अगर जहां जरूरी है वहां पे कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर या आपका आधार नंबर या पैन नंबर, उसके सिर्फ 2 या 4 मैक्सिमम डिजिट ही डिस्प्ले होंगे, बाकी के नहीं होंगे। तो ये वो जानकारियां थी जो कि इस एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल यानी कि ASLC में आरईज को ध्यान में रखनी है। तो ये वो सारी गणनाएं थी, वो सारी प्राथमिकताएं थी जो आरबीआई निर्धारित करता है कि ASLC यानी कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल की क्या क्या मुख्य बिंदु होने चाहिए, क्या क्या उसकी प्रमाणिकताएं होनी चाहिए, या क्या क्या उसके स्टैंडर्ड होने चाहिए जिस पे पूरी एप्लीकेशन रन करे, और सभी लैंडर्स को और बैंकर्स को इसको फॉलो करना है। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जो आपको जानकारी दी गई है ये आरबीआई द्वारा प्रोवाइड की गई है, और इसमें जो भी बिंदु आपके सामने पेश किए गए हैं वो सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की गई है। आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या इससे कुछ और विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट होगा वो होगा ऑथेंटिकेशन किस तरीके से की जाती है, यानी कि एप्लीकेशन जो पेमेंट जो सिक्योरिटी है हमारी, जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी है, उसको आप प्रमाणित कैसे करेंगे, उसका आप ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में हम जानकारी एकत्रित करेंगे कि ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क डिजिटल पेमेंट लाइफ साइकिल के बाद किस तरीके से निर्धारित किया जाता है डिजिटल पेमेंट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।